हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सकुशल होंगे। आज की जो टॉपिक है वो है 7th की एनसीईआरटी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको मैं एनसीईआरटी सीरीज पढ़ाऊंगा, पूरा एक सीरीज से लेके 6 लेके 12 तक पढ़ाऊंगा। उसी सीरीज में 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अब 7th की एनसीईआरटी आपको पढ़ाने चल रहा हूं। 7th की जियोग्राफी देख रहे हैं हम। इस समय मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं 7th की जियोग्राफी, जिसमें चैप्टर 1 का नाम है पर्यावरण। याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से पर्यावरण की बातें करेंगे। ये पर्यावरण आपको कई तरीके से हेल्प करेगा। पहला तो आपका जियोग्राफी में हेल्प करेगा, जियोग्राफी में। दूसरा इकोलॉजी में और मेंस में आपके हेल्पफुल रहेगा। ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। साथ ही आपको यहां से एस्से लिखना भी सीखने को मिलेगा कि कैसे एस्से लिखते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह भी यहां से सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको समझाने की प्रयास करूंगा। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। क्या हो रही थी? खुदाई हो रही थी, ठीक है। और वहीं एक मैदान पर उसके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक प्लेटों वाली एक इमारत बनेगी, एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो रहा है, तो आंखों में आंसू झलक पड़े। जाहिर सी बात है भाई, झलक पड़ेंगे, ठीक है। आंसू झलक पड़े। यह बात सहपाठियों को बताई। सुबह सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत ही उदासी से कहा, देखो कैसे पर्यावरण बदल रहा है। कह रहे हैं कि कैसे पर्यावरण बदल रहा है, ठीक है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या होता है सर? ये पर्यावरण क्या होता है? शिक्षक ने कहा, जो कुछ अपने आसपास देखते हो उसे पर्यावरण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पर्यावरण समझाने के अलावा आपको निबंध राइटिंग भी देखने को मिल रही है कि कैसे निबंध की भूमिका बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में शिक्षक ने क्या बताया कि जो आप अपने आसपास देख रहे हो, जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हो, उसी को पर्यावरण कह रहे हैं। रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा की कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा हाँ। शिक्षक ने बड़ी शालीनता से कहा हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि कुछ वस्तुओं का या अन्य वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब। अब दो छात्र मिलकर ये कह रहे हैं कि आप एक जरा ये टेबल बनाइए जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे पर्यावरण के बारे में ये समझना है कि पर्यावरण के देखो 3 घटक हैं। पर्यावरण के 3 घटक हैं, एक है प्राकृतिक और एक है मानव और एक मानव निर्मित। मानव को अलग घटक के रूप में मान रहा हूं, ठीक है। प्रकृति के प्राकृतिक घटक में वायु आएगी, जल आएगा, स्थल आएगा, और स्थल में मतलब जल, वायु और स्थल के बीच जो आती है सजीव यानी बायोडायवर्सिटी आती है, बायोस्फीयर आता है, ठीक है। मानव निर्मित में इमारतें आएंगी, पार्क, पुल आएगा, सड़क आएंगी, उद्योग आएंगे, आदि आदि। और मानव को तो आप जानते ही हैं, मानव परिवार बना रहे, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक संस्थान, आर्थिक संस्थान, राजनीतिक स्थिति मानव की पर्यावरण है, ठीक है। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने की बात है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, क्या लिख रहे हैं? किसी भी, यहाँ पे परिभाषा है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गई आपकी पर्यावरण की। यहाँ प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं भाई। आगे लिख रहे हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं होती हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण समझाने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। जैसे प्रश्न आपको डील करना हुआ, क्योंकि देखिए आप बेसिक लेवल से ये 6th 7th 8th का एनसीईआरटी पढ़ना एकदम, मुझे लगता है एकदम बेसिक है। ये एकदम बेसिक नॉलेज देगा। आप इस सब्जेक्ट में अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आपको जियोग्राफी में कुछ भी नहीं आता है,
तो यकीन मानिए आप 6 से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ आने लगेगा। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप परिचित ही है, जानते ही होंगे। स्थल मंडल देखिए, ये रहा स्थल मंडल जैसे, और ये रहा वायुमंडल और ये जल मंडल, ये तीनों का जहां मेल होता है वो कहलाएगा जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, स्थल मंडल किसे कह रहे हैं, सबसे ऊपरी परत को। सबसे ऊपरी परत को वैसे भूपर्पटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है, लेकिन ठीक है, भूपर्पटी और ऊपरी सतह को मिलाने पे स्थल मंडल नाम से जाना जाता है इसको। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। जो आप पर्वत पठार देख रहे हो, ये आपको स्थलाकृति केवल और केवल यहीं पे नहीं, आपको ये समुद्र में भी देखने को मिलेंगे। समुद्री आपको देखने को मिलेगा, समुद्र में भी पहाड़ है, पर्वत है आदि देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। ठीक है, ये चीजें आपको स्थल मंडल के बारे में बता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जैव मंडल की, जल मंडल की। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जल विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर यूपीएससी के नजर से देखा जाए, और वैसे भी आप समझिएगा जल ही जीवन है। और आजकल तो एक मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन चल रहा है ना 2021 में, 2020 से शुरू किया गया। हर घर नल योजना, हर घर नल योजना आदि ने इस जल को इतना इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख दिया है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये चीजें तैयार ही रखनी है। जहां पे जल आ रहा है पूरी तरह आप तैयार करिए, चाहे वो जल शोधन से लेके आप चाहे जल शोधन करिए या जल संरक्षण की बात करो तो भी इंपॉर्टेंट है, या जल के उपयोग की बात करो तो भी इंपॉर्टेंट है, या जलाशयों की बात करो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे हुए है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल थमा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। अभी ये समझिएगा कि आप लेबल बना रहे हो अपना। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन सी करता है, ये एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस की लेयर होती है, ओजोन गैस लेयर, गैस परत हमारी इन सब से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें आदि हानिकारक चीजों से हमारी रक्षा करती है। चलिए अब जैव मंडल की बात करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है, परितंत्र के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। परितंत्र क्या है इसके बारे में देखते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण की उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ये पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जहां पे आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं, जो जीवधारी जो जीव है, जीव तथा जीव से संबंधित समस्त क्रियाओं का जो क्षेत्र है ना, वही कहलाएगा पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र क्या है इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हो, वही चीज बताने की कोशिश की गई कहानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। मानवीय पर्यावरण के बारे में देखते हैं। मानवीय पर्यावरण क्या है इसके बारे में देखा जाएगा। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए।
उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, अस्थायी जीवन जीना सीखा। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने के लिए वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य आरंभ हुआ और औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ कर दिए। ये सब क्या हो रहा है? प्रकृति के साथ, जैसे हम क्या था, प्रकृति पहले था कि हम फल, जब आदि मानव थे वो खेती वेती करना नहीं जानते थे, तो वो क्या करते थे कि फल जो भी मिलता था, फल मिल गया, कुछ भी खाने को मिल जाए तो अपने जीवन को चला लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार और खेती करना सीख लिया, वस्त्र विनिमय प्रणाली आ गई, यानी एक वस्त्र के बदले, एक बोरी चावल के बदले एक बोरी धान मिल जाता था या खूब ढेर सारा कपड़ा मिल जाता था। तो वो वस्त्र विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, तो उससे लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने का रखने लगे, खाने के अलावा बचाना भी सीख लिए, समूह में रहने लगे, पहिए का आविष्कार कर दिया, व्यापार प्रारंभ हो गया, एक दूसरे को व्यापार करते थे, लाभ कमाते थे और ऐसे आराम की जिंदगी जीने लगे। इन सब ने प्रकृति के साथ बहुत सारी नाइंसाफियां की। ठीक है, क्या आप जानते हैं गर्मी में रसीले तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? भाई हमारी आदत बन गई। पहला इसका आंसर यह है कि हमारी आदत बन गई है, हम सदियों से ऐसा करते आए हैं। पहला जवाब ये हुआ। दूसरा जवाब, ये जो तरबूज है, तरबूज जो होता है ये गर्मियों में ही उत्पादित होता है, गर्मी में भी उत्पादित होता है, इसलिए इसको खाने का टाइम ही गर्मी में होगा। ठीक है, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। इसी बात पे महात्मा गांधी का एक कोट याद आ गया मुझे कि पर्यावरण, प्रकृति में हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं। इसी को दो तीन प्रकार के लिखा गया है कि कोई कहता है कि पेटी भरने के लिए नहीं है, पेट भर, महात्मा गांधी का कथन है कि हमें प्रकृति में हमारे पेट भरने के लिए बहुत सारे साधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए साधन नहीं है। ठीक है, कभी इस बारे में चर्चा करूंगा तो विशेष तरीके से बात करूंगा। और बस इतना ही था चैप्टर नंबर 1 में। अब आपके कमेंट ये आते हैं कि सर मैं आंसर राइटिंग कैसे करूं? तो ये देख रहे हैं ना, अभ्यास, क्लास 7 के अभ्यास है, इनके आंसर लिखना आप शुरू कर दीजिए। ये जो भी क्वेश्चन है इनके आप आंसर लिखिए, आंसर लिखेंगे, देख देख के लिखेंगे, थोड़ा सोच सोच के लिखिए, याद करके लिखिए, तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने लगेंगी। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में करना शुरू करेंगे तो इससे ही आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बस उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को बताइए कि चैनल फ्यूचर विद आशुतोष चैनल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IAS PCS से रिलेटेड बात की जाती है, फालतू की बातें नहीं की जाती है। लोगों को बताइए, लोगों को शेयर करिए और मेरा सहयोग करिए आप तक वीडियो पहुंचाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।